हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल विषय के लेसन 10 के अंतर्गत हम पिछली वीडियो में जल परिवहन से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे और विश्व के प्रमुख जलमार्गों का हमने अध्ययन किया। आज उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है सुएज व पनामा नहर। ये दो नहरें हैं जिनके कारण आज वैश्विक व्यापार और जलमार्ग काफ़ी आसान और सुरक्षित हो गया है। जिस यात्रा को करने में पहले काफ़ी समय लगा करता था, अब इन जलमार्गों के द्वारा, इन नहरों के द्वारा काफ़ी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी पहली नहर सुएज नहर के बारे में। देख सकते हैं आप सामने कि सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह मानव के द्वारा निर्मित एक नहर है, मतलब कृत्रिम नहर है, प्राकृतिक नहर नहीं, जो मिस्र देश में पाई जाती है। यह भूमध्य सागर के दक्षिणी भाग को लाल सागर के उत्तरी भाग से जोड़ने का कार्य करती है। अगर हम इस तरह समझें इसको, तो यह भूमध्य सागर है, यह भूमध्य सागर है जैसे मैंने चर्चा की थी, और ये लाल सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए जो ये नहर बनी हुई है, जो हरा रंग आप देख सकते हैं, यही सुएज नहर है। प्राचीन समय में जब ये नहर नहीं थी, आप देखें अगर इस चीज़ को, तो यहाँ पर स्थल भाग है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद ये एशिया महाद्वीप का क्षेत्र आ जाता है, यूरोपियन क्षेत्र आ जाता है। पहले कोई भी जलमार्ग जब यात्रा करता था तो उसे यहाँ से होते हुए इस तरह ये चक्कर लगाना पड़ता था। यानी भारत से कोई भी माल यदि जाना है यूरोपियन क्षेत्रों में, तो ये इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था, तब कहीं जाकर इन स्थानों पर पहुंचा करते थे। लेकिन इस नहर के बनने के बाद आसानी यह हुई कि जल मार्ग यहाँ से होते हुए और सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप खुद सोचें कितना छोटा रास्ता हुआ कि जो मार्ग पहले इतनी दूर तक, लंबे सफ़र तक होकर जाना पड़ता था, अब इस सुएज नहर के माध्यम से ये रास्ता बहुत छोटा हो गया है। तो चर्चा करते हैं। चूँकि लाल सागर भारतीय महासागर में मिलता है, अर्थात हिंद महासागर में मिलता है, सुएज नहर पश्चिम से पूरब जाने के लिए एक बेहद ज़रूरी शॉर्टकट यानी छोटा रास्ता है। पश्चिम से पूरब इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ जाने के लिए पहले इस रास्ते की बजाय अब इस रास्ते को ले रहे हैं, तो बेहद छोटा रास्ता है, शॉर्टकट है ये। सुएज नहर के बनने से पहले जो जहाज यूरोप से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आते थे, उन्हें अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से जाना पड़ता था। जो मैंने बताया था अभी कि जो मार्ग, जलमार्ग यानी जहाज यहाँ से उन्हें अगर यहाँ जाना है तो अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से होकर जाना पड़ता था, पूरे अफ्रीका को पार करना पड़ता था। लेकिन अब इसके माध्यम से बड़ी आसानी से भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन
और यूरोपियन क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में आसानी से आया जा सकता है। इस नहर के बनने से पानी के जहाज भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर में प्रवेश करते हैं और अंत में भारतीय महासागर में पहुंच जाते हैं। इस नहर के बनने से यूरोप और एशिया यानी यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया। इससे लगभग 6000 मील कम दूरी तय करनी पड़ती है। आप खुद सोचिए, यानी जब ये मार्ग नहीं था तो 6000 मील ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब इसके माध्यम से 6000 मील की दूरी कम तय करनी पड़ती है। सुएज नहर की वजह से ही लिवरपूल से मुंबई आने में 7250 किलोमीटर तथा हांगकांग में पहुंचने 4500 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंचने में 4500 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। अर्थात जल परिवहन में अपना महत्वपूर्ण योगदान इस नहर के द्वारा दिया जा रहा है और जो जल मार्ग में लंबी दूरियां लगती थीं, कई कई दिनों महीनों का जो सफ़र हुआ करता था, अब बहुत ही कम समय में दूरियां तय की जा रही हैं। इस नहर का निर्माण 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड ने शुरू किया था। फर्डिनेंड डी लिसेप्स इसका पूरा नाम था, फर्डिनेंड डी लिसेप्स, जिसने 1859 में इसका निर्माण शुरू किया था। और इसके लिए एक ट्रिक आती है, अगर उस ट्रिक को देखें, 1859 में लिसेप्स सुएज को भूला। ये बहुत अच्छी एक ट्रिक है। इसका मतलब क्या है, जरा ये देखें। 1859 में, मतलब 1859 में निर्माण हुआ किसका? सुएज नहर का। किसने निर्माण किया? लिसेप्स ने। जो जोड़ती है भूला, भू से मतलब भूमध्य सागर और ला से मतलब लाल सागर। तो 1859 में लिसेप्स यानी फर्डिनेंड डी लिसेप्स सुएज को भूला। इसको बनने में और शुरू होने में लगभग 10 साल लग गए थे। 1859 में इसका निर्माण हुआ और 1869 में ये प्रारंभ हो गई। इसकी लंबाई और चौड़ाई इस तरह से आपके सामने है। ये काफ़ी चौड़ी और गहरी नहर है। यहाँ कुछ अंतर मिल सकता है लंबाई चौड़ाई के अंतर्गत किताबों के हिसाब से। आइए आगे चर्चा करते हैं। दूसरी नहर पनामा नहर। पनामा नहर यह भी एक मानव द्वारा निर्मित नहर है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जरा देखें इसे पहले। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, इनको जोड़ने के लिए जो नीला रंग दिखाया जा रहा है आपको, ये नीले रंग की जो नहर दिखाई गई है, यही है आपकी सुएज नहर, सॉरी पनामा नहर। प्राचीन समय में जब यात्रा करनी पड़ती थी तो इस तरह से घूमकर जाया जाता था। आप सोचें कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के मध्य स्थल भाग है। ये स्थल भाग है, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दोनों के मध्य स्थल भाग है, जुड़ा हुआ है। जलमार्ग जब जाते थे जलयान जहाज, तो उन्हें इस तरह का एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जो समय भी काफ़ी लगता था और लागत भी अधिक आती थी। लेकिन इसके माध्यम से अब ये रास्ता बहुत छोटा हो गया
और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से आसानी से इसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो जरा देखें, मानव द्वारा निर्मित ये एक जलमार्ग या जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 72 किलोमीटर, चौड़ाई 90 मीटर और गहराई 12 मीटर है, यानी सुएज नहर से ज़्यादा गहरी है ये नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटते हुए निर्मित की गई है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये प्रमुख जलमार्ग है। इस नहर पर पनामा देश का नियंत्रण है। पनामा नहर जल पास या जल लोक पद्धति पर आधारित है। क्या है, करेंगे चर्चा इसके बारे में अभी। ये पनामा नहर का चित्र देख सकते हैं आप। अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर तकरीबन 8000 मील घट जाती है। यानी आप सोचिए, लगभग 12,875, लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी, 13,000 किलोमीटर अपने आप में बहुत ज़्यादा इस नहर के कारण घट जाती है। क्योंकि इसके ना होने की स्थिति में जलपोतों को यानी जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप, जगह का नाम है, से चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। इस तरह से जो हमने पहले देखा था कि अगर ये नहर ना हो तो इस तरह से चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा दूरी थी। लेकिन इसके माध्यम से अब सीधे ही यात्राएं की जा सकती हैं। इस नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ और 15 अगस्त 1914 को ये नहर खोल दी गई जहाज़ों के लिए। जब ये नहर बनी तो इससे लगभग 1000 जलपोत प्रति वर्ष गुजरते थे और अब 100 वर्षों के बाद इनकी संख्या लगभग 42 जलपोत प्रतिदिन हो चुकी है। यहाँ प्रति वर्ष निकलते थे 1000 और अब 42 जलपोत यानी जहाज प्रतिदिन इसके माध्यम से निकल रहे हैं। यह नहर अपने आप में इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा विलक्षण उदाहरण है। यह नहर एक मीठे पानी की गाटुन झील से होकर गुजरती है। चूंकि यह झील समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर है, इसलिए जलपोतों को प्रवेश करने के लिए 3 लॉक्स का निर्माण किया है, जिनमें जलपोतों को प्रवेश कराकर और पानी भरकर उन्हें पहले ऊपर उठाया जाता है ताकि ये झील से होकर गुजर सकें। लॉक मतलब एक विशेष नमूना, अपने आप में आकर्षक चीज़। आप सोचिए कि रास्ते में जा रहे हैं जहाज, गर्त आ गया है, इन्हें ऊपर उठना है तो पहले जहाज़ों को इनमें उतारेंगे, इसमें पानी भरा जाएगा, जहाज फिर ऊपर आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही नायाब नमूना है। इन लॉक्स की वर्तमान चौड़ाई 35 मीटर है और समकालीन बड़े जलपोतों के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि वर्तमान में जहाज़ों की चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है लेकिन ये लॉक छोटे हैं, इसलिए इन पर निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ दिया गया है 2015 तक पूरे होने की उम्मीद है। लेकिन वर्तमान में बता दूं कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान बड़े जहाज आसानी से इस झील को पार करते हुए प्रशांत महासागर से होते हुए अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर से होते हुए प्रशांत महासागर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इस नहर को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने 7 आश्चर्यों में स्थान दिया है, अर्थात अजूबा कहा जा रहा है इस नहर को। कारण है इस नहर में जगह जगह उपलब्ध लॉक्स और काफ़ी दूरी को कम करने में अपना योगदान ये नहर प्रदान कर रही है। तो आज हमने
सुएज नहर और पनामा नहर के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने पनामा नहर के चित्र को देखा, सुएज नहर की वास्तविक स्थिति को जाना कि किस तरह से दो महाद्वीप और दो महासागरों के मध्य की दूरियों को कम करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शेष आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।